हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो जो हमारा पॉलिटी का जो टॉपिक वाइज चल रहा था, आपका 2 दिनों से नहीं आया था, तो आज से फिर से मैं शुरुआत कर रहा हूँ इसका। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न स्ट्रेटजी चैनल पे, और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी 24। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्शन कमीशन रहेगा और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहेगा। ओके, तो बढ़ते हैं आज का आपका इलेक्शन कमीशन पे, जो एक नया हम लोग आयाम सेट किए थे कि इस तरीके से हम लोग को चलना है कि पहले इसके बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में, कोई भी टॉपिक के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी ले लेंगे, ब्रीफ में, संक्षेप में थोड़ी जानकारियाँ लेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, यानी एमसीक्यू करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग चलते हैं, क्या है हमारा इलेक्शन कमीशन है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि निर्वाचन आयोग भारत का एक संवैधानिक निकाय है, यानी इसका संविधान में चर्चा है, यानी तो कौन से अनुच्छेद में है आपका 324 में है। ठीक है, यह क्या करता है, जो देश में क्या करता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव करने के लिए जिम्मेदार है। चुनावों के नियंत्रण, निर्देशन और पर्यवेक्षण की शक्ति किसमें है, अनुच्छेद 324 में कहा गया है। और इसको जो लागू किस किस पर ये चुनाव करवाता है, जो लागू होता है, ये आप लोकसभा का चुनाव करवाता है, राज्यसभा का चुनाव करवाता है, राज्य विधानसभाएं का चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। और इसका जो संरचना है, यानी कंपोजिशन है, वो हमारा क्या है कि एक आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहता है और अन्य 2 मतलब निर्वाचन आयुक्त रहते हैं। वर्तमान में कुल कितने सदस्य हो गए? 3 सदस्य हो गए। सभी का दर्जा लगभग समान ही होता है। निर्णय कैसे लिया जाता है? आपका बहुमत से लिया जाता है। अगर देखते हैं हम लोग, इनका नियुक्ति एवं कार्यकाल क्या रहता है? नियुक्ति जो करवाते हैं आप, राष्ट्रपति के द्वारा होता है, और इनका कार्यकाल जो रहता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। यहाँ पे कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है कि अगर कोई मतलब जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कोई मतलब कोई व्यक्ति निर्वाचित हुए, तो उनका 6 वर्ष तक उनका कार्यकाल रहेगा। यदि उनका एज जो होता है, उम्र होता है, अगर वो 65 वर्ष से 6 वर्ष से पहले हो जाएगा, तो इनका सेवानिवृत्त हो जाएगा। ठीक है? यानी रिटायर हो जाएँगे, इस पद से हट जाएँगे। और इनको हटाने की जो प्रक्रिया है ना, सुप्रीम कोर्ट के जैसे न्यायाधीशों की जैसी मतलब होता है, वैसे ही मतलब महाभियोग लगाकर उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। इनका जो 5 प्रमुख कार्य हैं, कौन-कौन कार्य हैं? तो ये हम लोग देखते हैं कि पहला क्या कौन-सा कार्य है? आपका चुनाव कार्यक्रम को घोषित करना। दूसरा क्या है? मतदाता सूची तैयार तथा संशोधित करना। आदर्श आचार संहिता को लागू करना। जो मतलब आपका कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है, उनका उनको लागू किया जाता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण एवं चुनाव चिन्ह आवंटन करना, और ईवीएम या वीवीपैट का प्रबंध करवाना, जिससे कि प्रबंधन करना, जिसके तहत इनका वो ये चुनाव होता है आजकल। चुनावी विवादों में निर्णय, यानी प्रतीकों को और मान्यता से जुड़ों को, इनका विवादों का निर्णय करते हैं। अब हम लोग पहला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि आज का क्वेश्चन जो हमारा स्टार्ट होता है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा क्या क्या कथन कह रहा है कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है हमारा कि यह लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है। तो एक भी सही है, दो भी सही है। और थर्ड हमारा क्या कह रहा है कि यह पंचायत और नगर निकाय चुनाव भी करा सकता है। तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका जो ये पंचायत एवं नगर निकाय का जो चुनाव करवाता है ना, वो करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है? राज्य निर्वाचन आयोग। और इनका जो प्रावधान है, आपका आर्टिकल है 243 के, ठीक है, से के में, और आपका पंचायत का, ठीक है, पंचायत का कितना है? 243 के है, और नगर का जो है 243 जेड ए है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा क्या बोल रहा है कि उन्हें राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। तो ऐसा नहीं है,
ये गलत हो गया आपका पहला। उन्हें केवल सुप्रीम कोर्ट को संस्तुति पर हटाया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। उन्हें उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। उनका कार्यकाल आजीवन नहीं रहता है, 6 वर्ष या 6 वर्ष कार्यकाल या उनका उम्र 65 वर्ष होनी चाहिए। तो इतना ही इनका कार्यकाल रहता है। तो हम लोग ये जान चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर जैसे महाभियोग लगाया जाता है ना, तो संसद द्वारा इनको हटाया जा सकता है महाभियोग लगाकर। तो ये क्या है आपका, यही जो है ना कि इससे क्या पता चलता है कि चुनाव आयोग जो है आपका स्वतंत्रता इसका निश्चित कौन करता है, आपका ये महाभियोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो पहला क्या कथन कह रहा है कि यह संसद द्वारा बनाया गया कानून है, ठीक है। ये संसद द्वारा बनाया गया कानून है। चलिए, ये संसद द्वारा बनाया नहीं जाता है, ठीक है। यह चुनाव घोषणा के साथ लागू होती है, ये चुनाव घोषणा के साथ लागू हो जाती है। चलिए, सही है आपका। आपका थर्ड क्या कह रहा है कि इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध है। तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि दंडनीय अपराध ये नहीं है। तो ये हमारा आंसर जो हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा। क्या होता है कि ये कोई कानून नहीं है, ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोई कानून नहीं है। इसको तो चुनाव घोषणा के साथ ही लागू हो जाता है। इसका उल्लंघन दंडनीय नहीं है, पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कार्रवाई कर सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन की शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कार्य उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये क्या करता है, चुनाव चिन्ह आवंटन करवाता है आपका। अच्छा, क्षेत्र में पूरा आंसर देखते हैं, सॉरी पूरा क्वेश्चन इसका देखते हैं, नहीं आता है। ओके, तो ये नहीं आता है। तो ये तो आपका आता है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण भी करता है ये आपका। आपका निर्वाचन चुनाव चिन्ह भी आवंटन करता है, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन नहीं करता है। डेलिमिटेशन का काम जो है ना, ये नहीं करता है, परिसीमन का ही काम है। परिसीमन जब बनता है तो वही ये करता है, ठीक है। बाकी सभी कार्य जो है आपका चुनाव कार्यक्रम को घोषित करना, चुनाव चिन्ह आवंटन करना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना, ये सब क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। अगला जो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान कौन सा है। तो ये कौन सा है आपका, आंसर बताइएगा आप लोग। कार्यकाल का सुरक्षा कि मतलब स्वतंत्रता इससे क्या है कि उनकी कार्यकाल रहेगा, नहीं तो वो पारदर्शी ना होके वो पक्षपात बन जाएंगे और उनकी स्वतंत्रता कहीं ना कहीं दब जाएगी। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का संवैधानिक आधार क्या है। तो हमारा अनुच्छेद 324 है। कौन सा है, 324 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आपका एक मिनट। अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है आपका आपका 324 है, यहाँ पे हो गया ये सही आंसर, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है ना, चुनाव का नियंत्रण और निर्देशन का भी पर्यवेक्षण की भी शक्ति देता है किसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि चुनाव ईसीआई किन चुनावों का संचालन करता है। तो लोकसभा का भी करता है, स्टेट असेंबली का भी करता है और प्रेसिडेंट का भी करता है। तो जिसमें आपका एक मिनट, आपका जिसमें 1, 2 और 4 रहेगा तो वही सही होगा, यानी हमारा ए सही है, ठीक है। आपका पंचायत जो चुनाव करवाता है ना, अभी हम लोग पढ़े कि 243 के से अनुच्छेद आर्टिकल आपका राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, राज्यों के लिए राज्य करवाता है, ठीक है। मतलब पंचायतों के लिए और नगर निगम इस आपका चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, कमिश्नर होते हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो आपका क्या होता है, ये किसके द्वारा हटाया जाता है। तो बताइए, रिमूवल सीईसी, तो किसके द्वारा हटाया जाता है ये, मतलब सिमिलर है, सिमिलर यहाँ पे हटाने की प्रक्रिया यहाँ पे क्या है, समान है। इनके समान है तो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है। सिमिलर टू किसके हैं, रिमूवल ईसीआई सिमिलर टू किसके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं उनके हैं, ठीक है। इन पे भी महाभियोग लगाया जाता है, किसको द्वारा लगाया जाता है, आपका संसद द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। संसद महाभियोग प्रक्रिया के तहत ही आपका इनको भी इसी मतलब इलेक्शन कमिश्नर को भी हटा सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को।
आगे बढ़ते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में सही कथन को पहचाने। ठीक है, क्या है कथन चुनिए। तो क्या है कि ये एक स्टेचुअरी बॉडी है, मतलब वैधानिक संस्था है, कानून से बना है, ऐसा नहीं है, कोई कानून नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है ये, तो ऐसा भी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान नहीं है। ठीक है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संविधान में ऐसा मेंशन नहीं है। ठीक है, ये क्या है कि इन्फोर्स्ड आफ्टर इलेक्शन अनाउंसमेंट, जब चुनाव की घोषणा कर दिया जाता है तब इसको लागू किया जाता है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हमारा बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है कि डिलिमिटेशन कौन करता है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? परिसीमन आयोग यह कार्य करता है। पॉलिटिकल जो पार्टीज का रजिस्ट्रेशन कौन करता है आपका? तो कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही आपका चुनाव चिन्ह भी देता है, आपका ये रजिस्ट्रेशन भी करता है और चुनाव की घोषणा भी करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा आधार क्या है। तो ये क्या करता है आपका, क्या है इसका आधार आपका? और इनका जो है कि जो इनका आपका कार्यकाल का जो है ना, कार्यकाल, इनका कार्यकाल की सुरक्षा ही इनका सबसे बड़ा स्वतंत्रता का आधार है। ये किसी के दबाव में आके काम नहीं करते हैं, यानी दबाव मुक्त रहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ये क्या कह रहा है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल कितने में है? तो 324 में है। ठीक है, 324 में है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, वीवीपैट का उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था इसमें? उद्देश्य जो था ना आपका, वेरिफिकेशन, यानी वोटर वेरिफिकेशन करना। ठीक है, वोटर वेरिफिकेशन करना मतलब वो मतदाता का जांच करना। मतदाता वोटों को जो पुष्टि का अवसर देता है कौन? आपका वीवीपैट। ओके, तो इसलिए ये लाया गया था। ईसीआई का कार्य क्या नहीं है, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है, क्या है? इलेक्ट्रोल मतलब इलेक्टोरल जो रोल्स होते हैं, मतलब प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है, तो ये भी आपका है। और कौन सा नहीं है यहाँ पे? तो ये म्युनिसिपल इलेक्शन नहीं करवाता है, पार्टी का रिकॉग्नाइज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करता है, तो ये सभी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, म्युनिसिपल इलेक्शन नहीं करवाता है ये, मतलब म्युनिसिपल इलेक्शन जो होता है ना, कंडक्ट नहीं करवाता है। आपका इसमें है कि जुडिशियल रिव्यू ऑफ इलेक्शन कमीशन के डिसीजन का जो निम्न में से मतलब कहा गया है कि कौन सा कार्य, मतलब इलेक्शन कमीशन के निर्णयों का न्यायिक समीक्षा जो होता है, जुडिशियल रिव्यू, वो क्या करता है, कौन सा है? तो ये सुप्रीम कोर्ट जो करता है। कौन करता है? आपका सुप्रीम कोर्ट के अनुमति होता है। ठीक है, यही करता है, सुप्रीम कोर्ट ही उसका न्यायिक जांच कर सकता है। अब हम लोग बढ़ते हैं, आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, तो उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। ओके, तो पढ़ते हैं आगे हम लोग कि आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा चलते हैं। एक मिनट आपको, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आपका अटॉर्नी जनरल में क्या है, संवैधानिक पद है ये। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का बात कहा गया है, भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार होता है, मतलब क्या होता है, मेन जो होता है ये आपका लॉ एडवाइजर होता है। ओके, और सबसे ऊंचा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया इसी को बोला जाता है। किसको? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। अब हमारा आंसर जो सॉरी क्वेश्चन जो है हमारा आज का स्टार्ट है कि भारत के महान्यवादी को संवैधानिक आधार क्या कौन देता है? तो आपका आर्टिकल 76 देता है। इसमें क्या कहता है कि अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति कहता है और कार्य कहता है और एवं उसका अधिकार कहता है। आपका 124 जो बात करता है आपका सुप्रीम कोर्ट का बात करता है। आपका आर्टिकल 148 जो बात करता है कैग का बात करता है, जो कैग हम लोग पढ़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और आपका ये फाइनेंस कमीशन भी पढ़ चुके हैं जो 2080 में आता है। तो यहाँ से देखिए आप लोग का रिवीजन भी होते जा रहा है। जब आप पढ़ चुके हैं तो इससे क्या करता है कि आपका और भी जो रिकॉल हो जाता है।
पहले का पढ़ा हुआ। भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है आपका? प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है आपका? प्रेसिडेंट करता है। राष्ट्रपति द्वारा ही इनकी नियुक्ति किया जाता है और इनका जो एक मतलब पीएम का कमेटी बनता है, जिसमें पीएम ही अध्यक्ष रहते हैं और यही क्या सिफारिश करते हैं, तब ये जाके राष्ट्रपति आपका इनको नियुक्ति कर अपॉइंट करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि महान्यवादी बनने के लिए आवश्यक योग्यता वही है जो किसी पद के लिए हो सकता है। तो आपका सुप्रीम कोर्ट का जज जो है ना, उसी का योग्यता रखता है। कैसे? आपका इसमें भी क्या है कि भारत का नागरिक होने की ये ज़रूरी है, ठीक है? आपका 5 वर्ष जो है आपका हाई कोर्ट का जज हो, या तो आप 10 वर्ष किसी हाई कोर्ट में आप एडवोकेट का कार्य किए हों, और या तो आप प्रतिष्ठित जो है विधिवेत्ता हों, यानी आपको वो नॉलेज है वो होना चाहिए किसमें, आपका ज्ञाता होना चाहिए आप आपका लॉ में, ठीक है? फोर्थ क्या है कि महान्यवादी का कार्यकाल कितना रहता है? तो यानी आपका फिक्स्ड तो 6 साल नहीं रहता है, टिल एज 65 वर्ष यहाँ पे हम कह सकते हैं, या आपका क्या कर सकते हैं, ये आपका किसमें था? आपका ईसीआई में था, ये याद रखिएगा, आपको कंफ्यूज होने के लिए ही मैं ऐसे कहा था, ठीक है? यहाँ पे क्या करता है कि प्रसाद पर्यंत रहता है, यानी प्रेसिडेंट के मतलब राष्ट्रपति के ही मतलब प्लीजर पे रह सकता है। कार्यकाल इसका कहीं भी संविधान में निर्धारित नहीं है। तो ये आप मतलब आप याद रखिएगा कि अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है। राष्ट्रपति की प्रसन्नता तक रह सकते हैं या प्रसाद पर्यंत तक रह सकते हैं। कार्यकाल इसका निर्धारित नहीं किया गया है। क्वेश्चन इसी तरह का घुमा के पूछ सकता है आपको से, ठीक है? आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार महान्यवादी को प्राप्त है? कौन सा अधिकार महान्यवादी को प्राप्त है? तो आप देखिएगा, ये है आपका राइट टू पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स। मतलब क्या है कि संसद में ये भाग ले सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप मतदान नहीं कर सकता है। कोई भी बिल आएगा तो उस पे मतदान नहीं कर सकता है। राइट टू वोट ऑन पार्लियामेंट पे नहीं है। आपका राइट टू इंट्रोड्यूस बिल, आप कोई भी बिल नहीं ला सकता है। राइट टू वीटो लॉज नहीं ला सकता है, ठीक है? तो इसका अधिकार सिर्फ क्या है, आप पार्टिसिपेट कर सकता है जब संसदीय प्रक्रिया में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि महान्यवादी का संबंध किससे है? तो महान्यवादी का संबंध जो है आपका एग्जीक्यूटिव से है। ये कार्यकारी होता है, कार्यपालिका का ही ये विधिक सलाहकार होता है, तो इसलिए ये एग्जीक्यूटिव में आएगा, ना कि जुडिशरी और लेजिस्लेचर, ना कि इलेक्शन कमीशन, ठीक है? तो आप याद रखिएगा ये एग्जीक्यूटिव है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो क्या है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है? कौन सा है? तो अटॉर्नी जनरल इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसा नहीं है, ठीक है? ये ऐसा नहीं है। अटॉर्नी जनरल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, तो ये आपका सही हो जाता है, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल का जो पद है ना, संवैधानिक पद है ना, तो ये एमपी होगा नहीं, ये तो फिक्स टेन्योर है, इसका रहता ही नहीं है, क्योंकि कार्यकाल ही निर्धारित नहीं है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे रहेंगे, और आपका अटॉर्नी जनरल सबऑर्डिनेट टू चीफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं है, ठीक है? आगे हम लोग चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल में अंतर क्या है? महाधिवक्ता और महान्यवादी में अंतर क्या है? तो हम हमारा क्या है कि आपका इसका जो आंसर हो जाएगा ना, कि महान्यवादी का आर्टिकल 76 बात करता है, और आर्टिकल 165 जो बात करता है आपका एडवोकेट का बात करता है, जनरल का बात करता है, ठीक है? तो ये क्या होता है, जो एडवोकेट जनरल जो रहता है वो राज्य में रहता है, ठीक है? राज्य अधिवक्ता होता है, ठीक है? तो आप ये याद रखिएगा। अगला जो हम लोग चलते हैं कि अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कर रहा है कि क्या महान्यवादी निजी प्रैक्टिस कर सकता है? क्या कर सकता है? ऐसा है? तो हाँ, लेकिन क्या है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन है। सरकार के विरुद्ध ये सिर्फ केस नहीं ले सकता है, बाकी ये अपना मतलब निजी प्रैक्टिस भी ये कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे बोल यही रहा है कि यस बट विथ रिस्ट्रिक्शन। क्या रिस्ट्रिक्शन है? कि मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ ये केस नहीं लड़ सकता है, बाकी ये अपना निजी भी कार्य कर सकता है अपना, ठीक है?
अब यहाँ पे है अगला क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्या है? अटॉर्नी जनरल हेड ऑफ द जुडिशरी, ऐसा कहीं नहीं है। अटॉर्नी जनरल कैन वोट इन पार्लियामेंट, ऐसा भी नहीं है। अटॉर्नी जनरल जो है आपका द चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या? आपका सी हो जाएगा। हमारा क्या है? आर्टिकल 76 ऐसा प्रावधान करता है, प्रोविजन देता है क्या? ये है अटॉर्नी जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा जो है क्वेश्चन कि महानवादी किस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? द अटर्नर जनरल जो होता है कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो कौन सा में ले सकता है? ये सिर्फ कहाँ ले सकता है आपका? ये कहाँ लेगा आपका? मतलब ये लोकसभा और राज्यसभा के दोनों में ये भाग ले सकता है, तो हमारा ये आपका सी है। क्या है? आर्टिकल आपका 88 जो कहता है कि जो महान्यवादी है दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान का अधिकार इनको नहीं है। तो आर्टिकल आपका 88 याद रखिएगा, अनुच्छेद 88, ठीक है, 88। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है कि महानवादी के वेतन या फीस कौन निर्धारित करता है? हु डिटरमाइंस द रिम्यूनरेशन ऑफ द अटॉर्नी जनरल, तो कौन करता है ये आपका? आपका प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। संविधान में वेतन इसका नहीं है, ना कार्यकाल है और ना वेतन है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि निम्न में कौन सा कार्य जो है महानिवादी का कर्तव्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल, ठीक है, कौन सा है? तो ये क्या करता है? एडवाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंडिया ऑन लीगल मैटर, मतलब क्या है? कानूनी मैटर पे क्या करता है? आपको भारत सरकार को ये सलाह देता है। भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार ही है, तो ये सलाह ही देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हम लोग चलते हैं कि महानवादी को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट मतलब इम्पीचमेंट बाई आपका पार्लियामेंट, मतलब आपका कहाँ लगेगा आपका? आपका ओ सॉरी, वो तो ईसीआई के बारे में था, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है? एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के मतलब प्रसाद पर्यंत पर ये कर सकते। देखिए क्वेश्चन किस तरह से घुमा रहा है, उधर क्या बोल रहा था, यहाँ पे फिर से घुमा के वही क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। ये एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे, ओके, क्योंकि इनको राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं, अटॉर्नी जनरल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर में क्या अंतर है? क्या अंतर है? ये क्या है आपका? अब बताइएगा। ये अंतर जो है आपका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ठीक है। क्या है कि आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो है क्या आपका मतलब कार्यकाल जो है आपका सुरक्षित है, इनको फिक्स कर दिया गया, ठीक है। लेकिन क्या है? अटॉर्नी जनरल आपका मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट तो है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है दोनों, और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी है, यानी संवैधानिक दर्जा भी दोनों को है, ठीक है। सैलरी भी जो है, सैलरी भी आपका दोनों का एक ही जैसा है, ठीक है। आपका आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपका फर्स्ट जो बोल रहा है कि अटॉर्नी जनरल इज ए मेंबर ऑफ द यूनियन कैबिनेट, ऐसा नहीं है। अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, तो ये हमारा सही हो जाएगा, यही है आपका बी, ऑप्शन बी, ओके। भारत का मतलब सबसे उच्च विधिक अधिकारी कौन रहता है? आपका अटॉर्नी जनरल। आपका क्या महान्यायवादी किसी व्यक्ति का निजी मुकदमा लड़ सकता है? आपका अभी हम लोग देखे थे कि हाँ, हाँ, लेकिन क्या है कि आपको बट कैन नॉट अपीयर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर भारत सरकार के खिलाफ अगर केस है तो वो नहीं लड़ सकता है, बाकी ऐसे लड़ सकता है, ओके। अगला जो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि महान्यवादी की योग्यता किस अनुच्छेद से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है? क्वालिफिकेशन ऑफ द अटॉर्नी जनरल आर लिंक्ड टू विच आर्टिकल इनडायरेक्टली, तो किससे है? हमारा आर्टिकल 76 से है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आज का, जो क्या कह रहा है कि आपका एडवोकेट एडवोकेट जनरल के संदर्भ में कथन, सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडवोकेट जनरल, तो हमारा क्या है? ये आपका ये ही इज द लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, क्या है? ये आपका
क्या है आपका आर्टिकल 165 कहता है कि ये राज्य सरकार का विधिक सलाहकार होगा कौन? आपका एडवोकेट जनरल। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, आज का लास्ट जो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में कौन-सा कथन गलत है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट? याद रखिएगा इनकरेक्ट यहाँ पे। तो क्या है अटॉर्नी जनरल ये कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट ठीक है, ये सही है। अटॉर्नी जनरल कैन पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट ये भी सही है। अटॉर्नी जनरल कैन वोट इन पार्लियामेंट तो ये सही नहीं है हमारा, सी सही नहीं है। अटॉर्नी जनरल एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ मेरा आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, वोट ये नहीं कर सकता है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? आप ज़रूर हमें बताइएगा। अपना जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपना फीडबैक ज़रूर हमें दीजिए। आपके लिए और क्या किया जा सकता है वो भी मैं करूँगा, ठीक है? और हमारा जो मैराथन करंट अफ़ेयर का मैराथन क्लास अभी आपको अपलोड हुआ है, आपको कल ही उसको प्लीज़ शेयर अधिक से अधिक शेयर करें और खुद जाके आप भी जाके देख सकते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा और उस पर सब्सक्राइब करवाइए। आप मेरे चैनल को वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटजी चैनल को और एक मुहिम है कि मतलब उस करंट अफेयर पे 1K का हम व्यू का एवं आपका 1K का सब्सक्राइबर का भी हमारा एक मुहिम है। तो आप करवाइए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल पाए और मैं आपके लिए भी और कुछ नया-नया चीज़ भी ला सकूँ और आपके एग्ज़ाम में हेल्प कर सकूँ। ओके? तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।